नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है बिंदु -2, -4 का एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब बिंदु के प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? हाँ, कह रहा है बिंदु -2, -4 का एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? कहोगे हाँ। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं कि निर्देशांक बिंदु -2, -4 के एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक होंगे क्या? ठीक है, पहले दोस्तों हम डिटेल से जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम जो मेथड हमने सीखा था शॉर्टकट, उस मेथड से भी हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दोस्तों यहाँ पर कार्तीय तल बना लेता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर कार्तीय तल बना लेता हूँ। ठीक है, तो हाँ बना ली। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर कार्तीय तल बना लेता हूँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये हमारा y अक्ष है। हाँ, y अक्ष है या कोटि है, कहोगे हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये जो हमारा है, ये हमारा x अक्ष है। ये हमारा क्या कहोगे? ये हमारा x अक्ष है। ये दोस्तों हमारा x अक्ष है और ये क्या है? कहोगे y अक्ष है। और इस चीज को हम क्या कहते हैं? कहोगे इस चीज को हम कहते हैं कार्तीय तल। क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जहां पर दोनों x अक्ष और y अक्ष काटते हैं उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। हाँ, मूल बिंदु कहते हैं, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दोस्तों ये आपको अच्छे तरीके से पता है कि मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाईं ओर नंबर लिखे रहते हैं, वो पॉजिटिव में लिखे रहते हैं। कहोगे हाँ, पॉजिटिव में नंबर लिखे होते हैं। और दाईं ओर जो नंबर लिखे गए, बाईं ओर जो नंबर लिखे गए होते हैं वो निगेटिव में लिखे गए होते हैं। क्या? निगेटिव में लिखे गए होते हैं। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर वाई अक्ष पर नंबर जो लिखे होते हैं वो वास्तव में पॉजिटिव में लिखे होते हैं, पॉजिटिव में लिखे गए होते हैं। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मूल बिंदु से नीचे वाई अक्ष पर नंबर जो लिखे होते हैं माइनस में लिखे गए होते हैं। तो मैंने कार्तीय तल बना लिया है। अब दोस्तों आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि -2, -4 का प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक होंगे क्या? प्रतिबिंबित -2, -4 के प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक होंगे क्या? आइए पता करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये जो हमारा निर्देशांक बिंदु -2, -4 है, -2, -4 है, ये कहाँ पर स्थित है? को देखिए, मैंने कहा कि ये जो हमारा -2 है और -4 जो है, ये वास्तव में कहाँ पर स्थित है कार्यतल में? कहोगे देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो ये जो निर्देशांक बिंदु -2, -4 दिया गया है, इसमें x की वैल्यू -2 है। मतलब हमें x अक्ष पर -2 कदम चलना है मूल बिंदु से। तो x अक्ष तो ये है, कहोगे हाँ। मूल बिंदु से हमें बाईं ओर चलना है। ये माइनस बता रहा है, -2, ये जो माइनस चिन्ह है ये बता रहा है कि मूल बिंदु से बाईं ओर चलना है x अक्ष पर। तो मैं 2 कदम चला तो यहाँ पर आ गया। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, इस बिंदु से जाते हुए एक रेखा खींच ली। तो ये जो रेखा है दोस्तों, ये जो रेखा है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कहोगे देखिए, ये जो रेखा है हमारी x बराबर -2 को रिप्रेजेंट कर रही है। x बराबर -2 को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ सुना, ये जो रेखा हमारी x बराबर -2 को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमारी क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें हमारी क्लियर है। ठीक है, अब इसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों y बराबर -4 लिखा है, कहोगे हाँ। और इसका मतलब क्या? कहोगे इसका मतलब है कि मूल बिंदु से हमें y अक्ष पर 4 कदम नीचे चलना है। ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि हमें नीचे चलना है। कहोगे हाँ, तो 4 कदम अगर मैं नीचे चलता हूं तो मूल बिंदु से y अक्ष पर, कहोगे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर आएंगे। तो इस प्रकार देखा है तो y बराबर -4 यहाँ पर है। लेकिन मैंने यहाँ पर इस बिंदु से जाते हुए एक रेखा ऐसे खींच दी, तो ये जो रेखा है दोस्तों, ये y बराबर -4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहोगे हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोनों जो रेखा है x बराबर -2 और y बराबर -4 जो है, एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कहोगे हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो जो -2, -4 है वो वास्तव में यहाँ पर स्थित है। कहोगे हाँ, दोस्तों हमें निकालना है कि हमें दोस्तों पता करना था कि -2 का -4 हमें पता करना था कि निर्देशांक बिंदु -2, -4 का ये जो x अक्ष है, ये जो हमारा x अक्ष है,
इसके सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। हमें दोस्तों क्या पता करना था, कभी देखिए हमें यही पता करना था कि -2 -4 का इस अक्ष अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक होंगे क्या, यही चीज तो पता करना था कभी। हाँ, यही चीज हमें पता करना था, यही चीज हमें पता करना था। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये जो हमारा बिंदु है एक्स अक्ष से जितने मीटर दूरी पर होगा उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब ये जो बिंदु है दोस्तों एक्स अक्ष से जितने मीटर दूरी पर होगा इसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा कहोगे। हाँ ठीक है, तो ये जो हमारा एक्स अक्ष से ये बिंदु जो है एक्स अक्ष से कितने मीटर दूरी पर है कहोगे। देखिए कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुल मिलाकर 4 यूनिट है। इस प्रकार देखा जाए तो ये एक्स अक्ष से 4 मीटर दूरी पर है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इस बिंदु का जो प्रतिबिंब बनेगा 4 मीटर दूरी पर ही बनेगा कहोगे। हाँ, मतलब देखा जाए तो यहाँ पर कहीं पर बनेगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों, ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है इस वाई अक्ष से देखा जाए तो 2 मीटर दूरी पर है। हाँ तो 2 मीटर दूरी पर यहाँ पर बनेगा कहोगे। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस बिंदु का प्रतिबिंबित बिंदु यहाँ पर बनेगा कहोगे। हाँ दोस्तों, 4 मीटर जब हम चलेंगे 4 मीटर दूरी पर ही तो बन रहा है कहोगे। हाँ, जब 4 मीटर चलेंगे तो ये क्या चलेंगे, पॉजिटिव में चलेंगे 4 मीटर। हाँ 4 मीटर क्या चलेंगे कहोगे, पॉजिटिव में चलेंगे। हाँ ठीक है दोस्तों, 2 मीटर ये जो बिंदु है इस अक्ष से 2 मीटर दूरी पर -2 मीटर दूरी पर है कहोगे। हाँ, अब 2 मीटर दूरी पर यहाँ पर चलूंगा तो आएगा -2 कहोगे। हाँ, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। दोस्तों, ये जो बिंदु है हमारा है इस अक्ष से 4 मीटर दूरी पर है, तो 4 मीटर दूरी पर ही बनेगा कहोगे। हाँ, 4 मीटर दूरी पर ही बनेगा। जब 4 मीटर चलूंगा तो पॉजिटिव में चलूंगा, वाई अक्ष पर मैं पॉजिटिव में चलूंगा कहोगे। हाँ, वाई अक्ष पर पॉजिटिव में चलूंगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे। हाँ दोस्तों, ये जो हमारा बिंदु है ये वाई अक्ष से 2 मीटर दूरी पर है, और जब मैं 2 मीटर चलूंगा 1 2 तो माइनस में चलूंगा कहोगे। हाँ, इस प्रकार से देखा जाए तो ये जो प्रतिबिंबित बिंदु है इस बिंदु का प्रतिबिंबित जो बिंदु है उसके निर्देशांक क्या है कहोगे, -2 -4 है। -2 -4 है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो बिंदु था इसके प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक जो है एक्स अक्ष के सापेक्ष इसके प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक है -2 -4 है। क्या है, -2 4 है। हाँ, तो दोस्तों अगर मुझे इसी चीज को शॉर्टकट करना हो तो मैं कैसे करता कहोगे। देखिए आपने बताया था कि यदि किसी बिंदु के निर्देशांक है, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक a, b है तो देखिए आपने बताया था कि यदि किसी बिंदु के निर्देशांक a, b है तो ऐसी स्थिति में एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक होगा उसमें उसमें एक्स की वैल्यू तो सेम आएगी, एक्स की वैल्यू सेम तो आएगी और वाई के वैल्यू में चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, मतलब -4 है तो +4 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो -2 -4 के प्रतिबिंबित बिंदु का एक्स अक्ष के सापेक्ष जो निर्देशांक होंगे वो -2 4 होंगे, जैसा कि यहाँ पर खुद आपने देखा। हाँ, तो इस तरीके से हम तेजी से जवाब दे सकते थे, ये सब हमें करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, अब दोस्तों मुझे कुछ और आपको समझाना है यहाँ पर। अब दोस्तों मुझे कुछ और आपको समझाना है। ठीक है, अब दोस्तों मुझे कुछ और आपको यहाँ पर समझाना है। आइए समझने की कोशिश करते हैं, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मुझे आपको कुछ और समझाना है, तो आइए हम यहाँ पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, आखिर मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे बताइए एक्स बराबर इस कार्तीय तल में x बराबर 3 कहां पर स्थित है कहोगे। देखिए x बराबर 3 कहां पर है कहोगे। देखिए अगर मैं इस कार्तीय तल में एक्स अक्ष के मूल बिंदु पर खड़ा हो जाऊं तो यहाँ पर मूल बिंदु है कहोगे। देखिए अगर मैं इस कार्तीय तल में मूल बिंदु पर खड़ा हो जाऊं और वहां से x बराबर 3 पे जाऊं तो 3 यहाँ पर मिलेगा, एक्स अक्ष पर 3 पॉजिटिव में यहाँ पर मिलेगा। तो इस प्रकार देखा तो x बराबर 3 है कहोगे। हाँ, अगर दोस्तों मैं इस बिंदु से जाते हुए एक ऐसे रेखा खींच देता हूं तो ये जो रेखा है दोस्तों ये किसको रिप्रेजेंट करेगी क्योंकि देखिए अगर आप इस बिंदु से जाते हुए एक रेखा खींच देते हैं, इस बिंदु से जाते हुए एक रेखा खींच देते हैं तो ये जो रेखा होगी, ये जो रेखा है दोस्तों, ये जो रेखा है हमारी ये x बराबर 3 को रिप्रेजेंट करेगी। बोलो हाँ ना कहोगे। हाँ, मैंने कहा कि ये जो रेखा है किसको रिप्रेजेंट करेगी, तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए x बराबर 3 तो यहाँ पर है, लेकिन अगर इस बिंदु से जाते हुए एक ऐसे आप रेखा खींच देते हैं तो ये जो रेखा है x बराबर 3 को रिप्रेजेंट करेगी, x बराबर 3 को रिप्रेजेंट करेगी। मैंने कहा ठीक है जी, x बराबर 3 को रिप्रेजेंट करेगी। तो ठीक है, अब मैं आपसे और क्वेश्चन कर रहा हूँ, कम से कम 3-4 क्वेश्चन करूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, जिससे आपको कहीं पर भी दिक्कत ना रहे, नहीं ना ही पता नहीं रहे। मैंने कहा कि बताइए x बराबर
इस काटते तल में कहां पर स्थित है? मैंने कहा अतः ये x बराबर -4 इस काटते तल में कहां पर स्थित है? को देखिए, अगर मैं इस काटते तल में मूल बिंदु पर खड़ा हो जाऊं और x अक्ष पर 4 कदम बाईं तरफ चलूं तो 4 कदम बाईं तरफ चलने पर यहां पर आ जाऊंगा। तो इस प्रकार आपने कहा कि x बराबर जो -4 है यहां पर स्थित हो गया। अगर तो इस बिंदु से जाते हुए मैं एक रेखा ऐसे खींच लेता हूं तो ये जो रेखा है किसको रिप्रेजेंट करेगी? तो देखिए ये जो रेखा हमारी है, ये जो रेखा हमारी है ये x बराबर -4 को रिप्रेजेंट करेगी। किसको? x बराबर -4 को रिप्रेजेंट करेगी। ये जो रेखा हमारी है x बराबर -4 को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है। यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है। ये जो रेखा है दोस्तों ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? कहोगे x बराबर -4 को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब दोस्तों और आगे मैं बढ़ने की कोशिश करता हूं। अब और आगे मैं बढ़ने की कोशिश करता हूं। आप मुझे बताइए इस काटते तल में y बराबर इस काटते तल में y बराबर 2 कहां पर स्थित है? y बराबर 2 कहां पर स्थित है? कहोगे देखिए, मैंने कहा कि बताइए इस काटते तल में y बराबर 2 कहां पर स्थित है? कहोगे देखिए, अगर मैं इस काटते तल में मूल बिंदु पर खड़ा हो जाऊं और y अक्ष पर y अक्ष पर y अक्ष पर y अक्ष पर ऊपर की ओर 2 कदम चलता हूं तो यहां पर आऊंगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो y बराबर 2 यहां पर स्थित है। तो भाई देखिए, अगर आप इस बिंदु से जाते हुए एक रेखा ऐसे खींच देते हैं तो ये जो रेखा होगी, ये जो रेखा होगी y बराबर 2 को रिप्रेजेंट करेगी। ये जो रेखा है दोस्तों ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? तो y बराबर 2 को रिप्रेजेंट करेगी। y बराबर y बराबर किसको करेगी? तो y बराबर 2 को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छी वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है। मैं कहती हूँ अब इसी क्रम में दोस्तों आप मुझे बताइए इस काटते तल में y बराबर इस काटते तल में y बराबर माइनस माइनस 4 कहां पर स्थित है? इस काटते तल में y बराबर -4 कहां पर स्थित है? को देखिए, अगर मैं इस काटते तल में मूल बिंदु पर खड़ा हो जाऊं और y अक्ष पर 4 कदम नीचे चलता हूं तो 4 कदम नीचे चलने पर यहां पर आऊंगा। तो इस प्रकार देखा है तो इस काटते तल में y बराबर -4 जो है यहां पर स्थित है। मैंने कहा ठीक है जी। तो देखिए, अगर मैं इस बिंदु से जाते हुए एक रेखा ऐसे खींच देता हूं इस बिंदु से जाते हुए इस काटते तल में इस बिंदु से जाते हुए एक ऐसे रेखा खींच देता हूं तो ये जो रेखा है एक मिनट रुकिए, ये जो रेखा है ये y बराबर -4 को रिप्रेजेंट करेगी। किसको करेगी? y बराबर -4 को रिप्रेजेंट करेगी। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें समझ में आ गई है। कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। अगर कहीं पर दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है तो आइए अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और नई नई चीजें समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं और नई नई चीजें यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो आइए हम और नई नई चीजें यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम कुछ और नई नई चीजें यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अब सीधे आप मुझे बताइए इस काटे तल में x बराबर -3 कहां पर स्थित है? ठीक है, अब ये समझने वाली चीजें हो गई। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। x बराबर बताइए -3 काटे तल में कहां पर स्थित है? तो देखिए, x बराबर देखा जाए तो अगर मैं इस काटे तल में मूल बिंदु पर खड़ा हो जाऊं और x अक्ष पर 3 कदम बाईं तरफ चलता हूं तो बाईं तरफ चलने पर x बराबर -3 यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो x बराबर -3 यहाँ पर स्थित है। मैंने कहा ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इस बिंदु से जाते हुए एक रेखा ऐसे खींच लेता हूं तो ये जो रेखा है दोस्तों, ये जो रेखा है आपने तुरंत कहा कि ये जो रेखा है ये x बराबर -3 को रिप्रेजेंट करेगी। ये जो रेखा है x बराबर -3 को रिप्रेजेंट करेगी। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, ये जो रेखा है दोस्तों ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? कहोगे देखिए x बराबर -3 को रिप्रेजेंट करेगी। x बराबर -3 को रिप्रेजेंट करेगी। एक मिनट रुकिए, ये जो रेखा है x बराबर -3 को रिप्रेजेंट करेगी। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है? कहोगे हाँ। ये कहोगे देखिए ये चीजें तो अभी तो आपने समझाई थी तो इस चीज इसमें हमें समझने में कहीं दिक्कत नहीं हो रहा। मैंने कहा ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, अब आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर चीजें समझने वाली है। अब आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर चीजें समझने वाली है। ये तो बात तो चलिए कि भैया ये जो रेखा हमारी है x बराबर -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताइए दोस्तों इस मान लीजिए इस काटते तल में पहले चतुर्थांश में मान लीजिए दोस्तों इस काटते तल में पहले चतुर्थांश में यहाँ पर एक बिंदु स्थित है। यहाँ पर एक बिंदु स्थित है जिसका नाम है P। यहाँ पर एक बिंदु स्थित है जिसका नाम है P।
ठीक है। और इस P बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए दोस्तों, इस P बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए 3,2 है, 3,2 है। क्या है? 3,2 है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, मान लीजिए दोस्तों इस कार्य तल के पहले चतुर्थांश में यहाँ पर एक बिंदु स्थित था और इस बिंदु एक बिंदु स्थित है P और जिसके निर्देशांक है 3,2 है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं। मैंने कहा कि ये जो बिंदु हमारा P है, इसका इस x बराबर -3 के सापेक्ष है, x बराबर -3 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक होंगे क्या? अभी तक दोस्तों आप x अक्ष y अक्ष अभी तक दोस्तों आप x अक्ष y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे थे, कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों अब हमें x बराबर, मैंने यहाँ पर कहा कि यदि पहले चतुर्थांश में कोई हमारा बिंदु P है जिसके निर्देशांक 3,2 है, तो आप मुझे बताइए इस x अक्ष के साथ इस x बराबर -3 के सापेक्ष इस x बराबर -3 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो देखिए ये जो बिंदु P है इस x बराबर -3 से जितने मीटर दूरी पर है उतने ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। मैंने कहा ठीक है, कितनी दूरी पर है? तो देखिए यहां से कहोगे, देखिए यहां से यहां तक की दूरी जो है 3 मीटर, कुल मिलाकर 3 मीटर है दोस्तों। यहां से यहां तक की दूरी 3 है, तो यहां से यहां तक की भी दूरी 3 होगी, कहोगे हाँ। तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी क्या है? 3 है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 है, 1 2 3। इस प्रकार देखा जाए तो यहां से यहां तक की दूरी 3 है, यहां से यहां तक की दूरी 3 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो यहां से यहां तक की दूरी कुल मिलाकर 6 यूनिट है। इस प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए ये जो बिंदु P है इस x बराबर -3 से 6 मीटर दूरी पर है, इसका प्रतिबिंब भी 6 मीटर दूरी पर ही बनेगा। क्या? 6 मीटर दूरी पर ही बनेगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो 6, इससे हमें पता चल गया इस x बराबर -3 से 6 मीटर दूरी पर कहीं पर बनेगा इसका प्रतिबिंब, कहोगे हाँ 6 मीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, 6 मीटर यहाँ मान लीजिए 6 मीटर मान लीजिए दोस्तों, 1 मिनट रुकिए जिससे आपको देखने में भी अच्छा लगे, आप बाद में ये ना कह सको कि ऊपर नीचे बन गया है। ठीक है, मैं यहाँ पर सही से बनाने की कोशिश करता हूँ। 6 मीटर दूरी पर बनेगा, इससे 6 मीटर दूरी पर बनेगा। मान लीजिए ये जो P बिंदु था, मान लीजिए ये जो P बिंदु है उसका प्रतिबिंबित बिंदु के जो प्रतिबिंबित मान लीजिए इस P बिंदु का x बराबर -3 के सापेक्ष जो प्रतिबिंबित बिंदु है उसका प्रतिबिंबित बिंदु है यहाँ पर बनेगा और जिसका नाम है P1। क्या है? P1 है। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है? कहोगे 6 यूनिट है। यहां से अगर दोस्तों ये जो हमारा P बिंदु है इस x बराबर -3 से 6 मीटर दूरी पर है, तो इसका प्रतिबिंब भी इस P बिंदु का प्रतिबिंब भी 6 मीटर दूरी पर ही बनेगा। हाँ, मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी कुल मिलाकर 6 है, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका प्रतिबिंब बनेगा P का। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें हमें क्लियर है। मैं ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? कहोगे 6 यूनिट है। तो यहां से यहां तक की दूरी 3 है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? 3 है, और यहां से यहां तक की दूरी 6 है। तो इस प्रकार देखेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी कुल मिलाकर 9 है। तो जब 9 कदम चलूंगा तो ये 9 कदम वास्तव में इस x अक्ष की ओर, x अक्ष पर निगेटिव में जाऊंगा, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा है तो दोस्तों अगर मैं 9 कदम चलता हूं तो 9 कदम निगेटिव में चलूंगा x अक्ष पर, कहोगे हाँ। -9 आया, बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ -9 आया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें। दोस्तों ये जो हमारा P बिंदु है ये जो हमारा P बिंदु है दोस्तों, ये जो हमारा P बिंदु है x अक्ष से जितने मीटर ऊंचाई पर है उतने ही मीटर ऊंचाई पर बनेगा। ये वास्तव में 2 मीटर ऊंचाई पर है, कहोगे हाँ। x अक्ष से देखा जाए तो 2 मीटर ऊंचाई पर है, तो 2 मीटर ऊंचाई पर ही बनेगा, कहोगे हाँ। यहाँ पर भी 2 मीटर ऊंचाई पर बनेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो P बिंदु है इस P बिंदु का x बराबर -3 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु जो हमारा P1 है उसके निर्देशांक हमारा -9,2 होगा। क्या होगा? -9,2 होगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया ये जो P बिंदु है इसका x बराबर -3 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो -9,2 होगा, -9,2 होगा। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। हमें यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन और करना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ और दूसरा तरीका यहाँ पर सिखा दूंगा। वास्तव में आपको ऐसे नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए। बाई चांस आप जो मेथड मैं बताऊंगा करने के लिए, अगर उस मेथड को भूल जाते हैं तो आप इस मेथड से भी तेजी से निकाल सकते हैं।
लेकिन फिलहाल आपको ये मेथड नहीं अपनाना है। मैं आपको तरीका बता दूंगा जिससे आप बहुत तेजी से, आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत तेजी से आप निकाल सकते हैं इस चीज को, बहुत तेजी से आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, उसके बाद मैं आपको वो जो तरीका है उसको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, उसको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आप मुझे बताइए, इस कांटे तल में y बराबर -2 कहां पर स्थित है? इस कांटे तल में y बराबर -2 कहां पर स्थित है? तो देखिए, अगर मैं इस कांटे तल में मूल बिंदु पर खड़ा हो जाऊं और y अक्ष पर 2 कदम नीचे चलता हूं, तो 2 कदम नीचे चलने पर y बराबर -2 यहां पर मिलेगा। इस प्रकार आपने कहा कि ये इस कांटे तल में y बराबर -2 यहां पर है। मैंने कहा ठीक है। तो इस बिंदु से गुजरने वाली अगर मैं एक रेखा खींच लेता हूं, तो ये जो रेखा है इसको रिप्रेजेंट करके, तो देखिए ये जो रेखा है हमारी, y बराबर -2 को रिप्रेजेंट करिए, y बराबर -2 को रिप्रेजेंट करिए। बोलो हाथ में, देखो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ये जो रेखा है y बराबर -2 को रिप्रेजेंट करेगी। हाँ, ये जो रेखा है y बराबर -2 को रिप्रेजेंट करेगी। मेरे बच्चे, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। दोस्तों अब आप मुझे बताइए, ये जो हमारा पहले चतुर्थांश, इस कांटे तल में जो हमारा पहले चतुर्थांश में बिंदु P था, उसका y बराबर, ये जो -2 है, y बराबर -2 जो है, उसके सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक होंगे क्या? मान दोस्तों, ये जो हमारा कार्य तल में पहले चतुर्थांश में बिंदु P था, इसका y बराबर -2, ये जो y बराबर -2 है, इसके सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक होंगे क्या? होगा देखिए, ये जो बिंदु है, इस y बराबर -2 से जितने मीटर दूरी पर है, उसका प्रतिबिंब भी उतने ही मीटर दूरी पर बनेगा। मैंने कहा कितने मीटर दूरी पर है? ये जो हमारा ये P बिंदु है, इस y बराबर -2 से कितने मीटर दूरी पर है? कहोगे देखिए हमें चेक करना पड़ेगा। मैंने कहा चेक करके बताइए। कहोगे देखिए, यहां से यहां तक की दूरी जो है 2 यूनिट है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए, यहां से यहां तक की दूरी 2 यूनिट है, और यहां से यहां तक की दूरी भी 2 यूनिट है। हाँ, 2 कदम चलोगे तभी तो ये आएगा। कहोगे हाँ, 1 2 कदम चलोगे तभी तो आएगा। कहोगे हाँ, ये भी। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो बिंदु है हमारा है P, ये इस अक्ष से देखा जाए तो 2 मीटर दूरी पर है, और ये जो y बराबर -2 है, इस अक्ष से देखा जाए तो 2 मीटर दूरी पर है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो बिंदु P है, इस अक्ष से y बराबर -2 से कुल मिलाकर 4 मीटर दूरी पर है। क्या है? 4 मीटर दूरी पर है। तो इस प्रकार आपने कहा कि देखिए, अगर ये 4 मीटर दूरी पर है, अगर P बिंदु 4 मीटर दूरी पर है, तो इसका सापेक्ष जो प्रतिबिंबित बिंदु जो होगा, इसके सापेक्ष जो प्रतिबिंबित बिंदु होगा, वो भी 4 मीटर दूरी पर ही बनेगा। हाँ, 4 मीटर दूरी पर ही बनेगा। अगर दोस्तों ये जो बिंदु है, ये y बराबर -2 से 4 मीटर दूरी पर है, तो इसका जो प्रतिबिंबित बिंदु होगा, वो भी 4 मीटर दूरी पर ही बनेगा। कहोगे हाँ, 4 मीटर दूरी पर ही बनेगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। मान लीजिए दोस्तों, ये जो P बिंदु है, इसका प्रतिबिंबित बिंदु यहाँ पर कहीं पर बन रहा है, यहाँ पर कहीं पर बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों कहीं पर बन रहा है इसका प्रतिबिंबित, ये जो P बिंदु है, इसका प्रतिबिंबित बिंदु यहाँ पर कहीं बन रहा है, और इसका नाम है P2। दोस्तों ये मान लीजिए, जो P बिंदु है, इसका प्रतिबिंबित बिंदु क्या है? P2 है। दोस्तों ये जो P बिंदु है, इस y बराबर -2 से कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 मीटर दूरी पर है। कहोगे हाँ, तो 4 मीटर दूरी पर ही यहाँ पर बनेगा। ये जो प्रतिबिंबित बिंदु है, इससे 4 मीटर दूरी पर बनेगा। अगर तो ये जो P बिंदु है, y बराबर -2 से 4 मीटर दूरी पर है, तो ये जो बिंदु P है, इसका प्रतिबिंबित बिंदु जो होगा P2, वो भी इससे 4 मीटर दूरी पर बनेगा। कहोगे हाँ, ठीक है। तो इस अच्छे से देखा जाए तो ये जो है 4 मीटर दूरी पर है। कहोगे हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? कहोगे 4 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुल मिलाकर 6 है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों जब मैं 6 कदम चलूंगा, तो वो निगेटिव में चलूंगा। कहोगे हाँ, निगेटिव में चलूंगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों ये जो P बिंदु है, इस अक्ष के मुकाबले देखा जाए, इस अक्ष से देखा जाए तो 3 मीटर दूरी पर है। तो यहाँ पर भी ये जो इसका प्रतिबिंबित जो बिंदु P2 है, वो भी वास्तव में 3 मीटर दूरी पर ही होगा। 3 मीटर दूरी पर ही होगा। कहोगे हाँ, इस अक्ष से 3 मीटर दूरी पर ही बनेगा।
हाँ हाँ। और जब 3 मीटर मैं चलूंगा, ऐसे मैं 3 मीटर चलूंगा तो एक्स अक्ष पर देखा जाए तो 3 मीटर प्लस का चलूंगा तो यहाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो पी बिंदु का y बराबर -2 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 3,-6 होंगे। क्या होंगे? 3,-6 होंगे। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पी बिंदु है इसका x बराबर -3 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक है -9,2 है और y बराबर -2 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक जो है 3,-6। बात आती है ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। नहीं जी, आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर दूसरा तरीका बता देता हूँ, ठीक है। बात आती है कि आपने तुरंत कहा कि भैया हमें ऐसे करना पड़ेगा, अगर हमें x बराबर k के सापेक्ष निकालना है तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, अगर y बराबर k के सापेक्ष निकालना है प्रतिबिंबित बिंदु की निर्देशांक तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ, आप उसके माध्यम से तेजी से निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों कोई बिंदु हमारा P है जिसके निर्देशांक x, y है। मान लीजिए तो एक बिंदु हमारा P है जिसके निर्देशांक x, y है। अगर तो कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y है तो ऐसी स्थिति में x बराबर k के सापेक्ष k के सापेक्ष k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है माइनस प्लस में, हमें इससे मतलब नहीं है। x बराबर k के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो वास्तव में 2k माइनस x 2k माइनस x y होंगे, ठीक है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि कोई बिंदु हमारा P है तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु P का x बराबर k के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु की जो निर्देशांक होंगे 2k माइनस x y होंगे। मतलब y के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल x के मान में ही परिवर्तन होगा, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, इसी प्रकार तो अगर कोई बिंदु हमारा P है जिसके निर्देशांक x, y है तो ऐसी स्थिति में इस बिंदु P का x बराबर y बराबर k के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो वास्तव में x, 2k माइनस y होगा, ठीक है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि कोई हमारा बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y है, यदि कोई बिंदु हमारा P है जिसके निर्देशांक x, y है तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु का y बराबर k के सापेक्ष जो प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक होंगे वो x, 2k माइनस y होगा। मतलब x के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन जो होगा y के मान में परिवर्तन होगा, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, तो आइए दोस्तों ये जो P बिंदु था इसका प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक है -9,2 और y बराबर -2 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक है 3,-6 है। आइए हम इस मेथड से भी निकालने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, इस मेथड का प्रयोग करके भी निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए हम इस मेथड के जरिए x बराबर -3 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। आप मुझे बताइए अगर कोई हमारा बिंदु P है जिसके निर्देशांक 3,2 है तो आप मुझे बताइए x बराबर -3 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो वह देखिए अगर किसी बिंदु P के निर्देशांक x, y है तो ऐसी स्थिति में x बराबर k के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक होंगे 2k माइनस x, y होते हैं। मतलब y के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, जो भी परिवर्तन होता है वो x के मान में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देखिए कि x का मान निकालने के लिए क्या किया गया है, k के मान को दुगना किया गया और उसमें से x वाली वैल्यू घटा दी गई है। तो यहाँ तो यही प्रक्रिया यहाँ पर करना है। x बराबर -3 दिया गया है तो k की वैल्यू क्या है -3 है, तो मैं इसे दुगना किया तो आया -6 में से मैंने x की वैल्यू घटा दिया तो आया -9। इस प्रकार देखा है तो यहाँ पर आया -2 और y के तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हाँ तो y की मान वैसे ले लिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो हमारा P बिंदु है जिसके निर्देशांक 3,2 है उसका x बराबर -3 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक होंगे -9,2 होंगे। और यही चीज तो यहाँ पर आया तक हो गया। ये जो प्रतिबिंबित बिंदु P1 था, ये जो प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक हमारा -9,2 था, ये चीज जो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जो हमारा प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक आया है यही चीज तो हम यहाँ पर लाए थे, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम इसी बिंदु का y बराबर -2 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु का निर्देशांक निकालने की कोशिश करते हैं। तो वह देखिए जब हम y बराबर k के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं तो x के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैंने कहा ठीक है, मतलब x के मान 3 है तो 3 ही रहेगा। मैंने कहा हाँ,
होगा, जो भी परिवर्तन होता है y के मान में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो y का मान निकालने के लिए आप खुद देखिए दोस्तों, k के मान को दुगना किया गया और उसमें से y वाले मान को घटाया गया, तो यही प्रक्रिया करना है दोस्तों। k का मान क्या है यहाँ पर, तो 2 है, तो मैंने 2 को दुगना किया, 4 आया, 4 में से 2 -4 में से अगर k का मान -2 है, -2 को दुगना करता हूँ तो -4 आया, -4 में से 2 घटाता हूँ तो आएगा -6। तो इस प्रकार देखा जाए तो y बराबर -2 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक होंगे 3, -6 होंगे, जो कि हमने यहाँ पर इस काटे तल में इसके माध्यम से, इस काटे तल के माध्यम से निकाला है। तो आपको ये सब बनाकर निकालने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी जाकर जवाब दे सकते हैं तेजी से, ऐसे भी जाकर जवाब दे सकते हैं तेजी से, ठीक है। तो आपको मैं पहले बता रहा हूं कि आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आपको ये मेथड तब अप्लाई करना है जब आप ये चीज भूल जाएंगे। अगर आप ये चीज भूल गए हैं तब आप इस मेथड का उपयोग करिए, अन्यथा इस मेथड को इग्नोर करिए। ये जो कार्तीय तल में हम कार्तीय तल बनाकर उसके बाद y बराबर या x बराबर खींचकर रेखा हम उसके बाद जवाब देते हैं, ये सब आप इग्नोर करिए। अगर आपको ये ध्यान है तो आप इसके माध्यम से जाकर तेजी से जवाब देकर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुनिया में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है तो अच्छी बात है। आइए हम 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर ले लेते हैं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। पहला आप क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन मैं इसे मिटाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे इसके माध्यम से कुछ और समझाना है, ठीक है। मुझे कुछ इसके माध्यम से और समझाना है, ठीक है, मैं इसे मिटाने वाला नहीं हूं। ये जो हमारा x बराबर -3 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु जो प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक है, इसे मैं मिटाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे इसे समझाना, इससे के माध्यम से और कुछ समझाना है आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, इस पर आधारित कह रहा है कि बिंदु 5,2 का रेखा x बराबर 1 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक होंगे क्या कहोगे हम। दोस्तों एक बिंदु है जिसके निर्देशांक 5,2 है। कह रहा है इस बिंदु ये जो इस बिंदु को कह रहा है इस बिंदु का x बराबर 1 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो देखिए जब किसी बिंदु के निर्देशांक x, y होता है तो ऐसी स्थिति में x बराबर k के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 2k माइनस x, y होता है। मतलब y के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, जो भी परिवर्तन होता है x के मान में परिवर्तन होता है, ठीक है, x के मान में परिवर्तन होता है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, कहोगे देखिए k के मान को दुगना करके उसमें से x वाला मान घटा देते हैं, x की वैल्यू निकल जाती है। तो मैंने यहाँ पर k का मान क्या है, कहोगे 1 है, 1 को मैंने दुगना किया तो 2 आया, 2 में से मैंने -5 घटाया तो आया, 2 में से 5 घटाया तो आया -3, और y के मान तो वैसे ले लिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो 5,2 का x बराबर 1 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो -3,2 होंगे। क्या होंगे, -3,2 होंगे, -3,2 होंगे। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। आपने खुद देखा दोस्तों कि इस चीज की बनाने की जरूरत नहीं है, हम तो तुरंत मुश्किल से 5-6 सेकंड में ही इसका जवाब देकर आगे बढ़ रहे हैं, कहोगे हाँ। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन हमसे कि बिंदु 3,4 का रेखा x बराबर -2 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक होंगे क्या। तो एक बिंदु हमें दिया गया है जिसके निर्देशांक 3,4 दिया गया है। कह रहा है इस बिंदु का x बराबर -2 के सापेक्ष, कह रहा है इस बिंदु का x बराबर -2 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिए जब किसी बिंदु के निर्देशांक x, y होता है तो ऐसी स्थिति में x बराबर k के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक होता है 2k माइनस x, y होता है। मतलब y के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, x होता है जो होता है वो x के मान में परिवर्तन होता है, ठीक है। x के मान में क्या परिवर्तन होता है, देखिए x का मान वास्तव में जो k की मान है उसको दुगना करने पर जो प्राप्त होता है उसमें से x की वैल्यू घटा देते हैं, x का मान निकलते आ जाता है। तो मैंने वही घटा दिया, दोस्तों इसका दुगना किया, -4 है, -4 में से मैं 3 को घटाऊंगा तो माइनस आएगा 7, और y के मान तो कोई परिवर्तन नहीं होता, तो y के मान में y को मान को वैसे लिख दिया, y के मान को वैसे लिख दिया। तो इस प्रकार देखा है 3,4 का x बराबर -2 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो -7,4 होंगे, -7,4 होंगे। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों इसी प्रकार और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप देखिए, एक क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है बिंदु 2,4 का रेखा x बराबर -3 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। दोस्तों एक हमें बिंदु दिया गया है जिसके निर्देशांक 2,4 है, दोस्तों एक हमें बिंदु दिया गया है जिसके निर्देशांक 2,4 है। कह रहा है इस बिंदु का
x बराबर -3 के सापेक्ष -3 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? तो देखिए, अगर आपको प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो इस -3 का दुगुना करिए। मैंने कहा ठीक है, तो -3 का अगर हम दुगुना करते हैं तो आएगा -6 और -6 में से 2 घटा दीजिए तो आएगा -8। क्या आएगा? -8 आएगा। हाँ, -8 आएगा। और कहोगे y के मान को वैसे लिख दीजिए, तो लिख दिया। इस प्रकार देखा जाए तो 2,4 का x बराबर -3 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक होंगे -8,4 होंगे, -8,4 होंगे। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। ऐसा नहीं है दोस्तों आप काटे तल के माध्यम से नहीं जवाब दे सकते हो, लेकिन दे सकते हो, आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस मेथड का भी आपको प्रयोग करना जरूरी है, जिसके माध्यम से आप मुश्किल से 5-6 सेकंड में जवाब दे सकते हो। हाँ, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 4,6 का रेखा y बराबर 2 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो एक बिंदु हमें दिया गया है 4,6, कह रहा है इस बिंदु का, कह रहा है ये जो बिंदु दिया गया है 4,6, इसका y बराबर 2 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? तो देखिए, जब किसी बिंदु के निर्देशांक x, y होता है तो ऐसी स्थिति में y बराबर k के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु का जो निर्देशांक होता है x, 2k माइनस y होता है। मतलब x के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो भी परिवर्तन होता है y के मान में होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो देखिए, x के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो x की वैल्यू ऐसे लिख दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, 4 लिख दिया। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका दुगुना कर दे रहे हैं, उसमें से 6 घटा देंगे। तो 2 को दुगुना किया तो 4 आया, 4 को मैंने 4 में से 6 घटाया तो आया -2। क्या आया? -2 आया। इस प्रकार देखा जाए तो 4,6 का y बराबर 2 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 4, -2 होंगे। क्या होंगे? 4, -2 होंगे। ठीक है, 4, -2 होंगे। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए हाथों हाथ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 4,2 का रेखा y बराबर y बराबर -3 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक क्या? तो आइए इसे भी निकालने की कोशिश करते हैं। हम इसे भी निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें एक बिंदु दिया गया है 4,2। तो हमें एक बिंदु दिया गया है 4,2। हमें एक बिंदु दिया गया है 4,2। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ। तो हमें एक बिंदु दिया गया है 4,2। कह रहा है इस 4,2 का y बराबर, कह रहा है इस 4,2 का, ये जो बिंदु हमें 4,2 दिया गया है, कह रहा है इस बिंदु का y बराबर -3 के सापेक्ष -3 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? तो देखिए, y बराबर -3 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक होगा उसमें x के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है, तो अगर जो भी परिवर्तन होगा y के मान में परिवर्तन होगा। y का मान कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसे दुगुना करिए, -6 आया, -6 में से 2 घटा दीजिए तो -8 आया। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये 4,2 का y बराबर -3 के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो वास्तव में 4, -8 होंगे। क्या होंगे? 4, -8। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। यहाँ तक सारी चीजें हमें समझ में आ गई है। अगर सारी चीजें समझ में आ गई है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y है, कह रहा है पहले x अक्ष पर P1 के रूप में प्रतिबिंबित होता है। हाँ, कह रहा है फिर P1 जो है y अक्ष पर 4, -6 के रूप में प्रतिबिंबित होता है। कह रहा है बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? हाँ, तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ नई इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ और अच्छी चीजें यहाँ पर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इस चीज को तेजी से भी सोल्व करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ नई चीजें हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ नई चीजें यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं जिसके माध्यम से हम प्रश्नों का तेजी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, कहीं पर दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपने इसके ये जो क्वेश्चन है कि कुछ इसमें दम नहीं है, आपको कहीं पर दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं होगी। मान लीजिए दोस्तों एक काटे तल है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा काटे तल है। ठीक है, मान लीजिए इस काटे तल में यहाँ पर एक बिंदु स्थित है P, एक बिंदु हमारा P स्थित है जिसके निर्देशांक है दोस्तों। मान लीजिए इस काटे तल में मान लीजिए ये हमारा काटे तल है और इस काटे तल के पहले चतुर्थांश में हमारा एक बिंदु P स्थित है जिसके निर्देशांक हमारा x, y है। क्या है? x, y। नहीं, जिसके निर्देशांक हमारा 3,2 है। 3,2 है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है।
सारी चीजें क्लियर है? तो मैंने कहा हाँ, सारी चीजें क्लियर। 3,2 है। 3,2 है। ठीक है, यहाँ तक कहीं दिक्कत, कहीं परेशानी तो नहीं, हमें यहाँ तक कहीं दिक्कत, कहीं परेशानी नहीं है। दोस्तों आप मुझे बताइए, ये जो हमारा पहला बिंदु, जो हमारा बिंदु P है दोस्तों, आप मुझे बताइए इस कार्तीय तल में जो हमारा बिंदु P है, जिसके निर्देशांक 3,2 है, उसका उसका ये जो हमारा एक्स अक्ष है, ये जो हमारा एक्स अक्ष है, ये जो हमारा एक्स अक्ष है, इसके सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो ये जो हमारा y अक्ष है, तो आप मुझे बताइए इस कार्तीय तल में जो हमारा P बिंदु स्थित है, इसका y अक्ष के सापेक्ष, ये जो हमारा y अक्ष है, इसके सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निशान क्या होंगे? तो देखिए ये जो P बिंदु है, इस y अक्ष से जितने मीटर दूरी पर है, उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब इस साइड बनेगा। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए ये वास्तव में बिंदु जो P है, ये y अक्ष से कुल मिलाकर 3 मीटर दूरी पर है, 3 मीटर दूरी पर है, तो इसका प्रतिबिंब भी 3 मीटर दूरी पर ही बनेगा। इस y अक्ष से 3 मीटर दूरी पर ही बनेगा। तो यहाँ 3 मीटर दूरी पर ही बनेगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मान लीजिए तो दोस्तों, इसका जो जो हमारा ये बिंदु P है, इसका प्रतिबिंबित जो बिंदु बन रहा है यहाँ पर बन रहा है, इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है यहाँ पर बन रहा है, और इसका प्रतिबिंबित जो बिंदु है यहाँ पर बन रहा है, और जिसका नाम है P1, जिसका नाम है P1। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। ठीक है दोस्तों, ये बिंदु जो है P, इस y अक्ष से जितने मीटर दूरी पर है, उतनी ही दूरी पर ये इसका प्रतिबिंब बनेगा। हाँ दोस्तों, जब मैं 3 मीटर दूरी पर है, तो 3 मीटर दूरी पर बनेगा, और जब मैं 3 मीटर चलूंगा तो x अक्ष के समानांतर ही चलूंगा, और 3 मीटर जो दूरी चलूंगा वो निगेटिव में जाएगा। कहोगे हाँ। इस प्रकार 3 मीटर निगेटिव में जाएगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। तो ये जो हमारा बिंदु है, ये वास्तव में 2 मीटर ऊंचाई पर है, तो 2 मीटर ऊंचाई पर ही बना हुआ प्रतिबिंब। कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो जो हमारा बिंदु P था, उसका y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु का जो निर्देशांक है वो -3,2 है। हाँ -3,2 है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि P का प्रतिबिंबित बिंदु क्या है? P1 है, जिसके निर्देशांक क्या है? तो जिसके निर्देशांक -3,2 है, -3,2, -3,2। तो P का जो बिंदु P है, उसका उसका प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक, उसका प्रतिबिंबित बिंदु क्या है? P1 है। हाँ, जिसके निर्देशांक -3,2। अब मुझे एक चीज बताइए आप, ये जो हमारा प्रतिबिंबित P का जो प्रतिबिंबित बिंदु हमारा P1 है, उसका इस y अक्ष के सापेक्ष, इस y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? इस y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो देखिए, ये जो हमारा प्रतिबिंबित बिंदु P1 है, ये y अक्ष से जितने मीटर दूरी पर है, उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक, उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों ये जो हमारा है, ये जो हमारा प्रतिबिंबित बिंदु P1 है, ये वास्तव में y अक्ष से देखा जाए तो 3 मीटर दूरी पर है, तो इसका प्रतिबिंब भी 3 मीटर दूरी पर बनेगा। तो जब मैं 3 मीटर चलूंगा तो यहाँ पर कहीं यहीं पर आऊंगा। तो यहाँ पर आऊंगा। तो ये जो है प्रतिबिंबित बिंदु P1, ये 2 मीटर ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर भी 2 मीटर ऊंचाई पर बनेगा। तो इस प्रकार देखा है तो ये जो प्रतिबिंबित बिंदु है, ये P1 का, ये P1 जो हमारा प्रतिबिंबित बिंदु था, उसका प्रतिबिंबित बिंदु जो होगा y अक्ष के सापेक्ष वास्तव में ये होगा। तो यहाँ ठीक है, y अक्ष के सापेक्ष ये होगा, जिसके निर्देशांक ये होंगे। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि इस P बिंदु का, दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं, कि ये जो P है, y अक्ष के सापेक्ष उसका प्रतिबिंबित बिंदु क्या है? P1 है, और P1 का प्रतिबिंबित बिंदु y अक्ष के सापेक्ष क्या है? P है। कहोगे हाँ। दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि इस P बिंदु का y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु क्या है? P1 है, और P1 का प्रतिबिंबित बिंदु y अक्ष के सापेक्ष क्या है? P है। हाँ, तो यहीं से एक बात निकल कर आ जाती है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आ जाता है, आ जाता है। यदि यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आ जाता है कि यदि यदि कोई बिंदु P है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आ जाता है कि यदि कोई बिंदु हमारा P है, जिसका x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु
P1 है, तो ऐसी स्थिति में इस P1 का P1 इस तो ऐसी स्थिति में इस प्रतिबिंबित बिंदु P1 का x अक्ष के सापेक्ष जो प्रतिबिंबित बिंदु होगा वो P होगा। ठीक है, तो यहीं से एक नियम निकल जाता है कि यदि किसी बिंदु P का x अक्ष के सापेक्ष x, यहां पर दोनों लिख देता हूं, ठीक है, दोनों लिख देता हूं। यहीं से एक हमारा नियम निकल जाता है कि यदि कोई हमारा बिंदु P है, यदि कोई हमारा बिंदु P है जिसका x या y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु हमारा P1 है, तो ऐसी स्थिति में इस P1 बिंदु का x और y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु जो होगा वो P होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जैसा कि आपको देख रहे हैं कि इस P बिंदु का प्रतिबिंबित बिंदु जो है वो P1 है इस y अक्ष के सापेक्ष, हम यहाँ और y अक्ष के सापेक्ष इस P1 का प्रतिबिंबित बिंदु क्या है? P है। तो यही तो मैंने नियम बनाया है, यही तो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है। यदि कोई बिंदु हमारा P है जिसका x और y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु P1 है, तो ऐसी स्थिति में इस P1 का प्रतिबिंबित जो बिंदु होगा x और y अक्ष के सापेक्ष वो P ही होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, अगर तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, तो अब ये जो क्वेश्चन हमारा आया था, हमारे सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आया था, उसमें दम नहीं है, उसमें थोड़ा सा भी दम नहीं है। अगर तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, इसमें कहीं पर भी दम नहीं है, कोई थोड़ा सा भी दम नहीं है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम जो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आया था उसे भी हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y है, कह रहा है पहले x अक्ष पर P1 के रूप में प्रतिबिंबित होता है। मतलब जो P बिंदु है उसका x अक्ष के सापेक्ष जो प्रतिबिंबित बिंदु है वो P1 है। ठीक है, आगे कह रहा है कि फिर P1 जो है y अक्ष पर 4, -6 के रूप में प्रतिबिंबित होता है। कह रहा है कि जो P1 है इसका y अक्ष के सापेक्ष जो प्रतिबिंबित बिंदु है उसके निर्देशांक 4, -6 है। कह रहा है कि तब बताइए बिंदु P जो है उसके निर्देशांक क्या होंगे। हाँ, तो आइए हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं कि जो बिंदु P होगा उसके निर्देशांक होंगे क्या। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें अभी आपको क्लियर हो जाएगी, आपको थोड़ा भी डर नहीं है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर भी आपको दोस्तों इस कार्यतल का उपयोग नहीं करना है। मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा जिसके माध्यम से आप तेजी से आप जवाब दे सकते हो। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दूसरा लॉजिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप तेजी से जवाब दे सकते हो। अब आइए दोस्तों, हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो हमारा P बिंदु है उसके निर्देशांक पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को दोस्तों इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आता है हम पीछे से सोल्व करते हैं। दोस्तों इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आता है हम पीछे से सोल्व करते हैं, इस प्रकार के हम क्वेश्चन को पीछे से सोल्व करते हैं। दोस्तों जो P1 बिंदु था, दोस्तों जो प्रतिबिंबित बिंदु P1 था उसका y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु जो है उसके निर्देशांक 4, -6 तो आप मुझे बताइए ये जो कार्यतल है इस पर 4, -6 कहां पर स्थित है। इस पर 4, -6 कहां पर स्थित है। तो देखिए जो हमारा कार्यतल है तो देखिए जो हमारा निर्देशांक दिया गया है 4, इसमें x की वैल्यू 4 है। अगर मैं इस कार्यतल में मूल बिंदु पर खड़ा हो जाऊं तो और 4 कदम x अक्ष पर चलता हूं पॉजिटिव में तो यहाँ पर आऊंगा, तो इस प्रकार देखा है तो x बराबर 4 यहाँ पर स्थित है। ठीक है, x बराबर 4 यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो मैं इस x बराबर 4 यहाँ पर स्थित हो गया हूँ, तो मैं इस x बराबर 4 पर ऐसे एक रेखा खींच लेता हूँ। तो आपको पता हुआ सीधे ही आप जरूरी नहीं है रेखा खींचना, आप खुद देख सकते हैं 4, -6 कहां पर आएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ही मार सकते हैं, डायरेक्ट ही ये चीज कर सकते हैं। हमें पता है सीधे यहीं पर मैं चिन्ह लगा देता हूं, सीधे 4 यहाँ पर चलूंगा और 6 यहाँ पर चलूंगा तो यहाँ पर कहीं आऊंगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर मार सकते हैं, जरूरी नहीं है ये चिन्ह ये रेखा खींचना। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको आगे आने वाले क्वेश्चन जो होंगे उसमें आपको सुविधा होगी इस चीज से। ठीक है, ये बार चीजें करने से आपको फायदा मिलेगा जरूर आगे इस प्रकार के क्वेश्चन में, इस रेखा के माध्यम से आपको जरूर कुछ फायदा मिलेगा। अब दोस्तों y की वैल्यू -6 है, जब मैं मूल बिंदु पर खड़ा हो जाऊं अगर मैं मूल बिंदु पर खड़ा हो जाऊं कार्यतल में और y अक्ष पर 6 कदम नीचे चल सकता हूं तो -6 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर इस बिंदु से जाते हुए एक रेखा ऐसे खींच लेता हूँ तो ऐसी स्थिति में दोनों जो रेखाएं हैं x बराबर 4 और y बराबर -6 यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे, और ये जो बिंदु है ये वास्तव में
ये जो वास्तव में 4 -6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार आपने कहा कि ये देखिए, जो P1 का प्रतिबिंबित बिंदु हमारा था 4 को प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक है, तो अगर देखिए जो P1 का प्रतिबिंबित बिंदु है, उसके निर्देशांक जो है 4, -6 वास्तव में यहाँ पर स्थित। तो मतलब जो P1 का प्रतिबिंबित बिंदु है, वो वास्तव में यहाँ पर स्थित होगा। हाँ, P1 का जो प्रतिबिंबित बिंदु है, वो वास्तव में यहाँ पर स्थित होगा। तो y ये जो प्रतिबिंबित बिंदु हमारा P1 का है, ये YH के सापेक्ष है। YH के सापेक्ष ही तो है प्रतिबिंबित बिंदु को भी। हाँ, ये जो YH है, इसके सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु हमारा है 4, प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक 4, -6 है। तो ये जो प्रतिबिंबित बिंदु है, ये YH के सापेक्ष है कहोगे। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो अगर इस YH के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक जो है 4, -6 है, तो तो ऐसी स्थिति में जो P1 बिंदु होगा, वो वास्तव में यहाँ पर स्थित होगा कहोगे। हाँ, ये जो प्रतिबिंबित बिंदु P1 होगा, वास्तव में यहाँ पर स्थित होगा कहोगे। हाँ, यहाँ पर स्थित होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे। हाँ, यहाँ पर स्थित होगा। प्रतिबिंबित जो बिंदु होगा, यहाँ पर स्थित होगा कहोगे। हाँ, यहाँ पर स्थित होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे। हाँ, जो प्रतिबिंबित बिंदु जो हमारा बिंदु P1 था, प्रतिबिंबित बिंदु जो P1 था, वो वास्तव में यहाँ पर स्थित होगा। हाँ, अगर तो P1 का प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर स्थित है YH के सापेक्ष, तो जो हमारा प्रतिबिंबित बिंदु P1 है, वो वास्तव में यहाँ पर स्थित होगा कहोगे। तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, दोस्तों आप मुझे बताइए, इस P1 का प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक इस YH के सापेक्ष ये है कहोगे। हाँ, ये है कहोगे। हाँ, दोस्तों इस P1 बिंदु का YH के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक ये है। और आपको चित्र ये पता है कि इस बिंदु का जो निर्देशांक इस बिंदु का इस YH के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक प्रतिबिंबित। दोस्तों आपको चित्र ये पता है दोस्तों, इस P1 का प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक प्रतिबिंबित बिंदु वास्तव में ये होगा कहोगे। हाँ, दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि इस P1 का प्रतिबिंबित बिंदु ये होगा इस YH के सापेक्ष, और इसका वास्तव में ये होगा कहोगे। हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों इस बिंदु का निर्देशांक 4, -6 है, तो आप मुझे बताइए इस YH के सापेक्ष ये जो हमारा प्रतिबिंबित बिंदु P1 है, तो इस बिंदु का प्रतिबिंबित बिंदु क्या होगा? P1 होगा इस YH के सापेक्ष। तब आप मुझे बताइए, अगर हमारा बिंदु जो बिंदु है उसके निर्देशांक 4, -6 है, तो आप मुझे बताइए YH के सापेक्ष जो बिंदु प्रतिबिंबित बिंदु P1 है, इसके निर्देशांक क्या होंगे? तो देखिए, जब किसी बिंदु के निर्देशांक a, b होता है, तो ऐसी स्थिति में YH के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक होता है, YH के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक होता है, उसमें x की वैल्यू में परिवर्तन हो जाता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, और y की वैल्यू वैसे ही रहती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस बिंदु के प्रतिबिंबित बिंदु जो P1 है, उसके निर्देशांक -4, -6 होंगे, -4, 6 होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो जो हमारा P1 था उसके निर्देशांक -4, 6, -4, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे। हाँ, ठीक है। तो ये जो P1 प्रतिबिंबित बिंदु था, ये वास्तव में P का प्रतिबिंबित बिंदु था, वो भी x अक्ष के सापेक्ष। इस x अक्ष के एक मिनट, ये चिन्ह जो है इस साइड होना चाहिए था, मैंने गलती कर दी, इस साइड होना चाहिए था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो P1 का प्रतिबिंबित बिंदु ये था, तो इस साइड होगा। ठीक है, यहाँ पर बना हुआ। ठीक है, तो ये जो P1 प्रतिबिंबित बिंदु है, दोस्तों ये जो हमारा P1 है, ये प्रतिबिंबित बिंदु वास्तव में P का था, और ये x अक्ष के सापेक्ष था कहोगे। तो x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु जो था P1 का, P का, वो वास्तव में यहाँ P1 है, यहाँ पर स्थित होगा। हाँ, तो जो P होगा हमारा, जो P होगा वास्तव में यहाँ पर स्थित होगा, जो हमारा P होगा वास्तव में यहाँ पर स्थित होगा कहोगे। हाँ, जो हमारा P होगा वास्तव में यहाँ पर स्थित होगा कहोगे। हाँ, P स्थित होगा। तो P जो है उस बिंदु के निर्देशांक, तो P जो हमारा बिंदु है यहाँ पर कहीं स्थित होगा कहोगे। हाँ, तो जो P बिंदु है उसके निर्देशांक हमें कितना क्या दिया है कहोगे? x, y दिया गया है, x, y दिया गया है, कहोगे। हाँ, जो P बिंदु है उसके निर्देशांक हमें x, y दिया गया है, और x, y की ही, और जो हमारा निर्देशांक x, y है, उसकी वैल्यू ही पूछी जा रही है कहोगे। हाँ, ठीक है, उसकी वैल्यू ही पूछी जा रही है। ठीक है, यहाँ पर नीचे कर दो कहोगे। हाँ, नीचे कर दीजिए हल्का सा। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, ये हमारा P बिंदु है यहाँ पर। तो ये जो P1 है x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु है P1। तो ये जो P1 है, ये वास्तव में x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु है, और किसका है? P का। तो इस प्रकार देखा है तो अगर P1 जो है यहाँ पर है, x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु P1 यहाँ पर है, तो जो हमारा P बिंदु होगा यहाँ पर होगा कहोगे। हाँ, P बिंदु यहाँ पर होगा। ये ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे। हाँ, थोड़ा और नीचे कर दे रहा हूँ क्योंकि लिखे हुए पे आ रहा है।
ठीक है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये जो हमारा P बिंदु है, P बिंदु का प्रतिबिंबित बिंदु क्या है? P1 है, इस अक्ष के x अक्ष के सापेक्ष। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर P का प्रतिबिंबित बिंदु P1 है, तो P1 का प्रतिबिंबित बिंदु क्या होगा? P होगा, हो गया। अगर P का प्रतिबिंबित बिंदु P1 है x अक्ष के सापेक्ष, तो P1 का x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु क्या होगा? P होगा, हो गया। ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर P1 का प्रतिबिंबित बिंदु P है, तब आप मुझे बताइए, अगर P1 के निर्देशांक -4,6 है, तो आप मुझे बताइए जो प्रतिबिंबित बिंदु P है उसके निर्देशांक क्या होंगे? तो देखिए, जब किसी बिंदु के निर्देशांक a, b होते हैं, तो ऐसी स्थिति में x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, x अक्ष के सापेक्ष जो प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक होते हैं, उसमें x की वैल्यू में कुछ परिवर्तन नहीं होता है, केवल होता है y की वैल्यू में चिन्ह परिवर्तन होता है। तो y की वैल्यू -6 है, तो +6 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो हमारा P बिंदु है उसके निर्देशांक -4,6 है। अब इस प्रकार देखा जाए तो जो हमारा P1 का प्रतिबिंबित बिंदु P है, उसके निर्देशांक -4,6 है। अगर तो P के निर्देशांक -4,6 है, तो प्रतिबिंबित बिंदु P, अगर तो P1 का प्रतिबिंबित जो बिंदु P है उसके निर्देशांक -4,6 है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो P बिंदु है उसके निर्देशांक होंगे 4,6 होंगे। अब बात आती है, क्या हमें ऐसे करना पड़ेगा? नहीं, आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो तो आपको बहुत ज्यादा समय तो लगेगा। हो सकता है आपको उलझन भी हो। इस चीज का निवारण करने के लिए मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ। इस चीज का निवारण करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप उसी तरीके को फॉलो करोगे। ठीक है, उसी तरीके को आप फॉलो करोगे जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो P बिंदु जो P बिंदु है जिसके निर्देशांक हमें क्या है, तो देखिए P बिंदु है जिसके निर्देशांक x, y है। तो जो P बिंदु है उसका उसका x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु क्या है, तो देखिए P बिंदु का x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु जो है वो P1 है। ठीक है, तो P बिंदु जिसके निर्देशांक x, y है, उसका x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु है क्या, तो P1 है। और P1 का y अक्ष के सापेक्ष, y अक्ष क्या है, हाँ, P1 का y अक्ष के सापेक्ष जो प्रतिबिंबित बिंदु है उसके निर्देशांक दोस्तों 4,-6 4,-6 4,-6 बोलो हाँ कि ना? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ। अब दोस्तों आइए हम यहाँ पे हमसे कह रहा है कि दोस्तों P बिंदु का x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु P1 है, और P1 का y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु जो है उसके निर्देशांक -4,-6 है, तो बताइए P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन में P बिंदु के निर्देशांक पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, आप पीछे से सोल्व करिए। ठीक है, दोस्तों आपको अच्छे तरीके पता है कि इस बिंदु का प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक, दोस्तों आपको अच्छे तरीके पता है कि इस बिंदु का प्रतिबिंबित जो बिंदु होगा P1, दोस्तों आपको अच्छे तरीके पता है कि इस बिंदु का y के सापेक्ष जो प्रतिबिंबित बिंदु होगा P1। अब अगर तो इस बिंदु के निर्देशांक 4,-6 है, तो आप मुझे बताइए इस बिंदु का जो प्रतिबिंबित बिंदु P1 है y के सापेक्ष उसका निर्देशांक क्या होंगे? तो देखिए किसी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं y के सापेक्ष, तो देखिए यदि किसी बिंदु के निर्देशांक a, b है, तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं तो ऐसी स्थिति में y के सापेक्ष उस बिंदु के प्रतिबिंबित बिंदु के, तो देखिए अगर किसी बिंदु के निर्देशांक a, b है, तो ऐसी स्थिति में y के सापेक्ष उस बिंदु के प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो वास्तव में -a, b होते हैं। मतलब x के मान में चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, तो x के मान में चिन्ह परिवर्तन हो जाता है और y की वैल्यू वैसे ही आती है। इस प्रकार देखा जाए तो जो हमारा P1 है, जो हमारा P1 था, जो हमारा प्रतिबिंबित बिंदु P1 था P का, उसके निर्देशांक -4,-6। बोलो हाँ कि ना? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि P1 का जो प्रतिबिंबित बिंदु होगा वो P होगा। अगर P का प्रतिबिंबित बिंदु P1 है, तो P1 का प्रतिबिंबित बिंदु जो होगा वो P1 का जो प्रतिबिंबित बिंदु होगा P होगा, x अक्ष के सापेक्ष होगा। अगर तो P1 का प्रतिबिंबित बिंदु P है, तो अगर P1 जो बिंदु है उसके निर्देशांक -4,6 है, तो आप मुझे बताइए जो P1 है उसके प्रतिबिंबित बिंदु जो P है उसके निर्देशांक क्या होंगे? तो देखिए अगर किसी बिंदु के निर्देशांक a, b है, तो ऐसी स्थिति में x अक्ष के सापेक्ष उसके प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं a, b होता है। मतलब x के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। x के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो भी परिवर्तन होता है y के चिन्ह में परिवर्तन होता है। तो y का चिन्ह -6 है, तो +6 होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो P1 का जो प्रतिबिंबित बिंदु P होगा x अक्ष के सापेक्ष उसके निर्देशांक -4,6। मतलब जो हमारा P बिंदु है उसके निर्देशांक क्या है? -4,6। ठीक है,
जिसमें x की वैल्यू क्या है -4 है, y की वैल्यू क्या है 6। हमसे क्या पूछा था, तो हमसे पूछा था कि P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो हम कह सकते हैं P बिंदु के निर्देशांक जो है -4,6। तो आप इस तरीके से जाकर जवाब दे सकते थे, आपको ये सब नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं थी, आपको ये सब नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं थी, आप जाकर इस तरीके से जवाब दे सकते हैं और तेजी से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, ये सारी चीजें क्लियर है, तो अगले क्वेश्चन पर आइए, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ और। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु P जिसके निर्देशांक h, a के है, कह रहा है पहले x अक्ष पर P1 के रूप में प्रतिबिंबित होता है, कह रहा है फिर P1 जो है y अक्ष पर 3, -2 के रूप में प्रतिबिंबित होता है, कह रहा है बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। हाँ, तो एक बिंदु हमारा P है जिसके निर्देशांक, तो एक बिंदु हमारा P है जिसके निर्देशांक h, k है, h, k है, ठीक है। तो एक बिंदु हमारा P है जिसके निर्देशांक h, k है। तो इस बिंदु P का, इस बिंदु P का एक्स अक्ष के सापेक्ष, प्रतिबिंबित जो बिंदु है वो P1 है। अगर तो P का प्रतिबिंबित बिंदु P1 है, तो P1 का जो प्रतिबिंबित बिंदु होगा एक्स अक्ष के सापेक्ष वो क्या होगा, P होगा। ठीक है, ये बातें क्लियर है, कहोगे हाँ। ठीक है, तो P1 का, तो अगली बार तो P1 जो बिंदु है, जो P1 बिंदु प्रतिबिंबित बिंदु P1 है, उसका y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित जो बिंदु है, तो y1 का P1 के सापेक्ष, तो P1 का y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु जो है उसके निर्देशांक 3, -2 है। हाँ, हाँ। अगर तो P1 का y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु ये है, तो ऐसी स्थिति में इस बिंदु का y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु जो होगा P1 होगा, कहोगे हम। ठीक है, हमसे कह रहा है कि ये बताइए जो P है इसके नुकसान क्या होंगे। ठीक है, मतलब h, k की वैल्यू क्या होगी। हाँ, ठीक है, आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि अगर P1 का प्रतिबिंबित बिंदु ये है y के सापेक्ष, तो इस बिंदु का y के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु जो होगा P1 होगा। आप मुझे बताइए अगर इस बिंदु के निर्देशांक 3,2 है, तो इसका जो प्रतिबिंबित बिंदु है P1 y के सापेक्ष, इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो देखिए इसके निर्देशांक वास्तव में y के सापेक्ष -3, -2 होंगे। मतलब y x के वैल्यू में चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, y की वैल्यू ऐसे ही आएगी। ठीक है, तो अगर P के प्रतिबिंबित बिंदु P1 है, x अक्ष के सापेक्ष, तो P1 का x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु जो होगा P होगा, कहोगे। अब मुझे बताइए अगर P1 के निर्देशांक -3,2 है, तो आप मुझे बताइए P1 का x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित जो बिंदु P है उसके निर्देशांक क्या होंगे, कहोगे। देखिए x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु जो P है उसके निर्देशांक में x की वैल्यू में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, केवल y की वैल्यू में चिन्ह परिवर्तन होगा। इस प्रकार देखा जाए तो हमारा जो P1 है, इस प्रकार देखा जाए तो P1 का जो प्रतिबिंबित बिंदु P है उसके निर्देशांक 3,2 है। मतलब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -3 है, k की वैल्यू क्या है, 2 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो P बिंदु है उसके निर्देशांक -3,2 होंगे, -3,2 होंगे। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी हमें नहीं है। ठीक है, अब आइए इसी क्रम में हम 1-2 क्वेश्चन और इसके ऊपर ले लेते हैं जिससे और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बिंदु R जिसके निर्देशांक P, Q है, कह रहा है पहले y अक्ष पर R1 के रूप में प्रतिबिंबित होता है, कह रहा है फिर R1 जो है x अक्ष पर -3, -8 के रूप में प्रतिबिंबित होता है, कह रहा है कि बिंदु R के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक बिंदु हमारा R था, जिसके निर्देशांक हमें P, Q दिया गया है, दोस्तों इस R बिंदु का y अक्ष के सापेक्ष जो प्रतिबिंबित बिंदु है, दोस्तों इस R बिंदु का y अक्ष के सापेक्ष जो प्रतिबिंबित बिंदु है वो R1 है। अगर तो R का प्रतिबिंबित बिंदु R1 है, तो R1 का प्रतिबिंबित बिंदु R होगा, y अक्ष के सापेक्ष होगा। ये बातें क्लियर है, होगा। तो ये जो R1 है, ये जो हमारा R1 है, इसका x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित जो बिंदु है, x अक्ष के सापेक्ष जो प्रतिबिंबित बिंदु है उसके निर्देशांक -3,8। अगर तो R1 का x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु ये है,
तो ऐसी स्थिति में इस प्रतिबिंबित बिंदु ऐसी स्थिति में दोस्तों इस बिंदु का एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु R1 होगा। अगर R1 का प्रतिबिंबित बिंदु ये है तो इस बिंदु का प्रतिबिंबित बिंदु जो होगा R1 होगा, एक्स अक्ष के सापेक्ष हो गया। ठीक है, आप मुझे बताइए अगर इस बिंदु का प्रतिबिंबित बिंदु अगर तो इस बिंदु के निर्देशांक -3, -8 है, तो आप मुझे बताइए इस बिंदु का जो प्रतिबिंबित बिंदु R1 है उसका एक्स अक्ष के सापेक्ष, इस बिंदु का जो प्रतिबिंबित बिंदु R1 है एक्स अक्ष के सापेक्ष उसके निर्देशांक क्या होंगे? तो देखिए एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंबित बिंदु के जो निर्देशांक होंगे उसमें y के चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, y के वैल्यू में चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा और x की वैल्यू वैसी ही आएगी। इस प्रकार देखा जाए तो जो हमारा इस बिंदु के प्रतिबिंबित बिंदु R1 है उसके निर्देशांक -3,8 है, -3,8 है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया। तो R का प्रतिबिंबित बिंदु क्या है? R1 है, y के सापेक्ष। तो R1 का भी प्रतिबिंबित बिंदु क्या होगा? हो गया R होगा, y के सापेक्ष हो गया। अगर तो R1 के निर्देशांक -3,8 है तो इसके प्रतिबिंबित जो बिंदु है R y के सापेक्ष, इसके निर्देशांक क्या होगा? तो देखिए y के सापेक्ष देखा जाए तो किसी बिंदु के निर्देशांक में किसी y के सापेक्ष प्रतिबिंबित y के सापेक्ष किसी प्रतिबिंबित बिंदु के निर्देशांक में केवल चिन्ह परिवर्तन होता है, वो भी x की वैल्यू में हो गया और y की वैल्यू वैसे ही आती है। इस प्रकार देखा जाए तो हमारा जो R है उसके निर्देशांक 3,8 है। तो हमसे पूछा था कि R जो बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होंगे, तो हम कह सकते हैं 3,8 होंगे। क्या होंगे? 3,8 होंगे। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों हमें एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है। अब वो कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है दोस्तों। अब हमें एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है और वो कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है। आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। दोस्तों आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है, आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है, आखिर ये कॉन्सेप्ट हमसे कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि यदि दो बिंदु a, b जिनके निर्देशांक x1 और y1 व x2 और y2 है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ab बराबर होगी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि यदि दो बिंदु a, b कह रहा है कि यदि दो बिंदु हमारा a, b जिसके निर्देशांक x1, y1 मतलब a बिंदु के निर्देशांक x1, y1 और b बिंदु के जो दूसरा बिंदु हमारा b है उसके निर्देशांक हमारा x2, y2 है। ठीक है, x2, y2 है। तो ऐसी स्थिति में ये जो दोनों बिंदु है ऐसी स्थिति में ये जो दोनों बिंदु है, इन बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी, इन बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर के बराबर, y2 - y1 के होल स्क्वायर के बराबर। यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि दो बिंदु जिसके निर्देशांक x1, y1 है और x2, y2 है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर के बराबर। लेकिन ये चीज कहाँ से निकल कर आई, कैसे निकल कर आई? आइए मैं इसके पीछे लॉजिक देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये चीज कहाँ से निकल कर आई, कैसे निकल कर आई, आइए मैं इसके पीछे लॉजिक देने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों एक बिंदु हमारा a है जो कि यहाँ पर स्थित है। मान लीजिए दोस्तों एक बिंदु हमारा a है जो कि यहाँ पर स्थित है, जिसके निर्देशांक हमारा x1, x2, y1 है, x1, y1 है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ मान लीजिए दोस्तों एक बिंदु हमारा यहाँ पर स्थित है, एक बिंदु हमारा a है जिसके निर्देशांक x1, y1 है। मान लीजिए दोस्तों दूसरा जो बिंदु है यहाँ पर स्थित है, जिसके निर्देशांक x2, y2 है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, दोस्तों आप मुझे बताइए दोस्तों देखा जाए तो ये जो बिंदु है दोस्तों, आप देख दोस्तों ये जो हमारा x1 है, इसका मतलब दोस्तों यही है दोस्तों, ये जो हमारा x1 है, x1 लिखा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x1 है। यहाँ ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x1 है। बोलो हाँ कि ना बोलो हाँ। दोस्तों अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी, एक मिनट, मैंने ऐसे क्या किया, यहाँ से इस बिंदु से एक लंब ऐसे डाल दिया, ठीक है,
यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो यहाँ तो ये जो x1 लिखा है इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी x1 होगी तो हाँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी x1 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमारी क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें हमें क्लियर है मेरा चीजें, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस बिंदु से एक ऐसे लंब डाल दिया यहाँ पर, इस बिंदु से भी एक लंब ऐसे डाल दिया इस एक्स अक्ष पर, इस एक्स अक्ष पर एक लंब ऐसे डाल दिया। आपको कोई आपत्ति होगा नहीं, मैं कहीं पर भी आपत्ति कहीं पर भी परेशानी नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट। एक बात बताइए दोस्तों, ये जो हमारा है दोस्तों, ये जो हमारा x2 है, इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसका मतलब ये है कि इस यहाँ से इस y से यहाँ तक की दूरी जो है x2 है। अगर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा x2 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या होगी, x2 होगी। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो हाँ, यहाँ सारी चीजें क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x2। एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। x2 माइनस x1 टू माइनस x। दोस्तों मैंने क्या किया, इस x अक्ष के समानांतर एक रेखा ऐसे खींच ली, x अक्ष के समानांतर रेखा ऐसे रेखा खींच ली, x अक्ष के समानांतर रेखा ऐसे रेखा खींच ली। ठीक है, अगर तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 माइनस x1 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी x2 माइनस x1 होगी, x2 माइनस x1 होगी। बोलो हाँ कि ना कहोगे। तो ये जो दूरी हमारी है x2 माइनस x1 है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कहोगे हाँ। एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहोगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है y2 है। ये जो y2 है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, y2 है। तो ये जो y1 है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी y1 होगी दोस्तों, हाँ कि ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, y2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, y2 माइनस y1 होगी। तो इस प्रकार देखा है तो ये जो दूरी है हमारा, ये जो दूरी हमारा है ये क्या होगा, ये जो दूरी हमारा है y2 माइनस, ये जो दूरी हमारा है, ये जो दूरी हमारा है ये क्या है होगा, ये दूरी हमारा है y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1 है। ये जो दूरी हमारा है ये क्या है होगा, y2 माइनस y1 है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ। ये जो दूरी हमारा है दोस्तों, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलती कर रहा हूँ गलती कर रहा हूँ गलती कर रहा हूँ। ये जो दूरी है, केवल ये दूरी, ये जो दूरी है हमारा है वो y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ। दोस्तों मैं ए बिंदु को और बी बिंदु को आपस में मिला देता हूँ तो ये जो दूरी कहलाएगी ये ए बी, दोस्तों ये ए और बी बिंदु को मैं एक रेखा के द्वारा मिला देता हूँ, ए और बी बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिला देता हूँ। ठीक है, मिला दिया दोस्तों। ये जो मिला दोस्तों, अगर मैं मिलाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, दोस्तों ये मैंने लंब से कहोगे हाँ, इस भुजा पर कहोगे हाँ, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना हुआ क्योंकि मैंने इस भुजा के समानांतर ही ये वाली रेखा खींची थी, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना हुआ। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, जिस समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा हमारी y2 माइनस y1 है और ये वाली भुजा हमारी x2 माइनस x1 है। तो ये जो हमारा कर्ण है इसकी भुजा क्या होगी, देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है, लंब के स्क्वायर, लंब क्या है कहोगे, y2 माइनस y1 है। आधार का स्क्वायर, आधार क्या कहोगे, x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 है, होगा आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, लंब क्या है कहोगे, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब सबसे बड़ी जो भुजा है ए बी, उसका स्क्वायर जो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ए बी की वैल्यू निकालता हूँ, ए बी की वैल्यू निकालता हूँ तो ए बी की वैल्यू क्या निकल कर आई, तो देखिए ए बी की वैल्यू निकल कर आई, ए बी की वैल्यू निकल कर आई रूट, ए बी की वैल्यू क्या निकल कर आई, देखिए रूट 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 रूट, ए बी की वैल्यू क्या निकल कर आई, देखिए रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर निकल कर आई। इस प्रकार देखा जाए तो, इस प्रकार तो देखा जाए तो ये जो हमारा दोनों बिंदु a, b थे, इस प्रकार तो देखा जाए तो ये जो दोनों बिंदु हमारे a, b थे, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी
क्या निकल कर आई होगा देखिए ए दोस्तों, ये जो ए और बी तो इस भुजा की लंबाई क्या निकल कर आई होगा देखिए, इस भुजा की लंबाई x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 निकल कर आई। तो दोस्तों ये भी जो है ये कुछ और नहीं है, ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के बराबर होगी। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि एक बिंदु हमारा x1 था, एक बिंदु हमारा a था जिसके निर्देशांक x1 y1 थे, और एक दूसरा बिंदु हमारा क्या था b था जिसके निर्देशांक x2 y2 थे। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो निकल कर आई है वो वास्तव में अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के बराबर आएगी कभी। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि यदि दो बिंदु, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि यदि दो बिंदु a, b जिसके निर्देशांक है x1, y1 और x2, y2 है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो वास्तव में अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छी वे में बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर आपने की है। ठीक है, अब आइए, अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है हो गई हैं, तो आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे कार्तीय तल की कोई जरूरत नहीं है, कार्तीय तल की जब जरूरत होगी तो मैं बना लूंगा। ठीक है, इसलिए मैंने मिटा दिया हूँ कार्तीय तल को। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि बिंदु P जिसके निर्देशांक -2,6 है, कह रहा है कि और बिंदु Q जिसके निर्देशांक 4,8 है, कह रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात करिए। हम यहाँ दोस्तों एक बिंदु हमारा P है, एक बिंदु हमारा P है जिसके निर्देशांक, दोस्तों एक बिंदु हमारा P है जिसके निर्देशांक -2,6 है, -2,6 है। एक बिंदु हमारा Q है, एक बिंदु हमारा Q है जिसके निर्देशांक 4,8 है, 4,8 है कि 4,-8 है, 4,8 है। कह रहा है कि ये दोनों जो बिंदु है P और Q इनके बीच की दूरी क्या होगी? को देखिए अगर कोई बिंदु हमारा P को देखिए, अगर दो बिंदु हमारे P और Q जिनके निर्देशांक x1 और x1 y1 और x2 y2 है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगी, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगी अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 क्या होगा 4 है, माइनस x1, x2 माइनस x1, तो माइनस x2 माइनस x1 रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या होगा 8 है, 8 माइनस 6 करूंगा तो आएगा 2 का होल स्क्वायर, 8 प्लस 8 माइनस 2, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगी वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूं, दोस्तों 6 2 8, 8 का स्क्वायर करूंगा तो आएगा 64, क्या आएगा 64 आएगा कहोगे हम, अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो आएगा 64। ठीक है, और 4 इधर करूंगा कहोगे हाँ 68 आया, क्या आया 68 आया, हाँ 68 आया, बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ, 4 का 4 आया 68 हो गया, 17 चौके 68 होता है, हाँ 2 अंडर रूट क्या आया, 2 अंडर रूट 17 आया, 2 अंडर रूट 17 आया। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी 2 अंडर रूट 17 होगी, 2 अंडर रूट 17 होगी, हाँ 2 अंडर रूट 17 इकाई होगी। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है हाँ। फिलहाल के लिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार देख लेता हूँ फिर से, जिससे कि कोई दिक्कत कोई परेशानी ना रहे। 2 माइनस 4,8, 4 में से अगर मैं 2 घटाता हूँ, 4 में से 2 घटाता हूँ, अच्छा एक मिनट यहाँ पर गलती हुई है, ये 4 यहाँ पर x2 क्या होगा 4 है, 4 और माइनस x1, जब माइनस लिखूंगा उसके बाद x1 लिखूंगा तो प्लस हो जाएगा 2 हो गया, हाँ तो 4 प्लस 2 आएगा 36, 4 प्लस 2 मतलब 6 आएगा, 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 आएगा, और 36 हो गया, हाँ 36 आ गया, 36 आ गया, प्लस का चिन्ह लगाऊंगा तो हाँ प्लस का लगाओगे, और यहाँ पर आया 2 का स्क्वायर करूंगा तो आएगा हमारा 4 हो गया, हाँ तो 40 आ गया, और 40 का अगर मैं रूट निकालता हूँ तो 2 अंडर रूट 10 आया हो गया, हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों बिंदु जो है उनके बीच की दूरी जो है 2 अंडर रूट 10 इकाई है कहोगे हाँ। अब बात आती है क्या हम ऐसे करेंगे, मैंने कहा नहीं, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तब कौन सा तरीका है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप अगर दो बिंदु हमारे ए और बी है तो वो ऐसी स्थिति में उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आप तेजी से निकाल सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप तेजी से निकाल सकते हो। कैसे, आइए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों,
जिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है उनके निर्देशांक कुछ ऐसे लिखना है ऐसे लिखना है। आपको इससे मतलब नहीं है, आपको इससे मतलब नहीं है कि कौन सा हम पहले लिखें कौन सा बाद में, आप चाहे जिसे पहले बाद में लिखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या करना है दोस्तों, जो पहला टर्म है मतलब x1, ये पहला हमारा टर्म क्या कहलाता है, x कहलाता है, ये भी कहलाता है, ठीक है। तो जो पहला टर्म है उनके बीच का अंतर लेकर स्क्वायर कर दीजिए। अंतर अगर मैं देखता हूँ -2 और 4 के बीच में 6 का अंतर है। कितने का अंतर है? -2 और 4 के बीच में 6 का अंतर है। तो मैंने 6 का स्क्वायर किया, 36 आया। ऐसे ही दोस्तों दूसरा वाला जो टर्म है उनके बीच का अंतर लेना और स्क्वायर कर देना है। दोनों के बीच का 6 और 8 के बीच में अंतर होता है 2 का, और 2 का मैंने स्क्वायर किया 4, दोनों को जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद इसका वर्गमूल कर दीजिए। तो वर्गमूल करूंगा तो ये जो निकल कर आया दोस्तों, वर्गमूल करने पर ये वास्तव में कुछ नहीं है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। मतलब दोनों जो बिंदु हैं पी और की, उनके बीच की दूरी जो है 2√10 इकाई है, 2√10 इकाई है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो आप इस तरीके से जाकर बहुत तेजी से जवाब भी दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक 1,2 है और बी जिसके निर्देशांक 5,5 है, कह रहा है के बीच की दूरी ज्ञात करिए, के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो ठीक है दोस्तों, दो बिंदु है, एक ए है जिसके निर्देशांक 1,2 दिया गया है, 1,2 दिया गया है, और दूसरा जो बिंदु हमारा बी है उसके निर्देशांक 5,5 दिया गया है, 5,5 दिया गया है, 5,5 दिया गया है। कह रहा है कि तब बताइए दोनों जो बिंदु है ए बी उनके बीच की दूरी क्या होगी। दोस्तों आपको अच्छे तरीके पता है कि यदि दो बिंदु ए बी जिनके निर्देशांक x1 और y1 और x2 और y2 है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या होगा 5 और x1 क्या होगा 1 है, x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 हमारा 5 है और y1 हमारा 2 है। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगी इसके बराबर होगी। अब मैं इसे गुणा भाग कर लेता हूं। यहाँ पर 4 का स्क्वायर करूंगा 16 और 3 का स्क्वायर करूंगा तो आएगा हमारा 9, और 16 में अगर मैं 9 जोड़ता हूं तो आएगा 25, और 25 का वर्गमूल निकालता हूं तो 5 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी वो 5 इकाई होगी। क्या होगी? 5 इकाई होगी, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर या 5 इकाई, जो भी कहना चाहो आप, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर बता सकते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार आप बता सकते हो। लेकिन अगर मैं तेजी से दूसरे इस तरीके से ना करके तेजी से करना चाह रहा हूं तब कैसे, ठीक है। तो आइए हम उस तरीके का भी यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। कैसे? आपको दोनों बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है ए और बी को, इसलिए ऐसे आपको लिखना पड़ेगा दोनों बिंदुओं के निर्देशांक को। अब क्या करिए, दोनों बिंदुओं पहला जो टर्म है उनके बीच का अंतर लीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, तो 16 आ गया। दूसरे जो टर्म है उनके बीच का अंतर लीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, 9 आ गया। दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर जो है उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो अंडर रूट अगर मैं 25 का वर्गमूल निकालता हूं तो आएगा 5। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों जो बिंदु हैं उनके निर्देशांक दोनों जो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी जो होगी वो 5 इकाई होगी। क्या होगी? 5 इकाई होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।